So today we are going to discuss refraction of light through a prism. ठीक है, आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखिए भाई, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा, इसके लिए आपको बेसिक क्या नॉलेज होनी चाहिए. व्हाट इज रिफ्रैक्शन, कैसे होता है, रेयर टू डेंसर में जाते हैं तो क्या होता है, डेंसर टू रेयर में जाते हैं तो क्या होता है. तो मैं ये रिफ्रैक्शन करने से पहले ये एक दो चीजें फिर से रिकैप करवा देता हूं कि अगर कोई भी लाइट रेयर टू डेंसर आएगी, यानी कि इफ दिस इज द इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर ट्रांसपेरेंट सरफेस के जिस पॉइंट पर वो हिट होती है, इंसिडेंट होती है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल, कैपिटल एन. नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. फिर इसके बाद अगर ये मीडियम सेम ही होता, दो अलग अलग मीडियम नहीं होते, तो ये लाइट जाती स्ट्रेट बिना डेविएट हुए. लेकिन जब भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस हो, जैसे एक रेयर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, फॉर एग्जांपल एक एयर है, एक वाटर है, एक मान लिया कि हनी है और एक ग्रीस है, ऐसा कुछ भी, तो जब भी ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस होगा तो रिफ्रैक्शन अकर होगा. रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट और डेविएशन ऑफ लाइट व्हेनेवर द लाइट विल पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. नाउ अब ये डेविएट या तो इधर होती या इधर होती, तो हमने सीख रखा है कि व्हेनेवर द लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल लाइन ही चल रही है, नीचे वाले मीडियम में यही लाइन नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती, और डेंसर टू रेयर होता तो आगे जाती. ये कुछ आपको फेनोमेनन याद रखने हैं. और सेकंड, तो एक रूल होता है कि एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो एंगल आई, एंगल आर, यानी ये आप एंगल आई की जगह इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन. ये पहला लॉ होता है, all lie in a same plane. ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. और सेकंड लॉ, अच्छा फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में कॉमन रहता है. रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ हो जाता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ लगता है, सेकंड लॉ. स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे का μ2 है, और फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं, तो स्नेल्स लॉ बोलता है कि जो साइन ऑफ एंगल आई का रेशियो साइन ऑफ एंगल आर से, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसकी वैल्यू μ2 अपॉन μ1 के इक्वल होती है. यानी कि 1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसा होता है. और इसी को दूसरे तरीके से लिखा जाता है म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, थीटा कोई भी एंगल, तो फिर μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर. देखो यहां पर मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो कैसे बन जाएगा, μ1 1 के साथ कौन है, आई, तो इसका रेस्पेक्टिव थीटा इज इक्वल टू μ2 के साथ एंगल कौन है, आर, तो μ2 साइन आर. यहां से देखो अपने आप वापस यही बन रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1. ये पूरा रिफ्रैक्शन का आपका बेसिक रिकैप दे दिया मैंने. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. सबसे पहले कि व्हाट इज प्रिज्म. प्रिज्म एक ऐसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसकी एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन होती है. तो पहले हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि किस तरह से प्रिज्म नजर आता है. 3D व्यू देखिएगा साहब आप लोग. थ्री डी में दिखाते हैं आपको कि कैसा नजर आएगा. ये देखिए, अच्छा सा 3D व्यू नजर आ गया होगा आप लोगों को. तो इसके अंदर एक दो सरफेस तो होती है कुछ इस तरह से. कैसे, कुछ इस तरह से कैसे, मैं बता रहा हूं आप लोगों को. मान लीजिए ये बुक है ना. सो इस बुक को अगर मैं ऐसे रख दूं
तो आपको फ्रंट वाला पोर्शन कैसा नजर आ रहा है? ट्रायंगुलर। तो ये वाला हिस्सा ट्रायंगुलर, ये वाली एक स्लैंटेड सरफेस, दूसरी स्लैंटेड सरफेस, एक पीछे भी एक और ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल। तो दो तो सामने फ्रंट और बैक, ये तो ट्रायंगल वाले दो एरिया नजर आ गए, दो फेस नजर आ गए। दो फेस ऐसे स्लैंटेड, ये इन स्लैंटेड फेसेस को, इंक्लाइंड प्लेन्स को, इंक्लाइंड सरफेसेस को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस पूरी सरफेस को और इस पूरी सरफेस को ही क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी कि जो भी लाइट आएगी वो एक तरफ से आएगी और दूसरी वाली सरफेस से बाहर निकलेगी, रिफ्लेक्शन इन्हीं सरफेसेस पे होगा। अच्छा, ये जो ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको सामने से, इस एंगल को, ट्रायंगल का ये जो एंगल दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अब आप खुद सोचिए कि मैं जैसे जैसे इसको बुक को कम करता जाऊंगा, एंगल कम हो रहा है, जैसे जैसे ट्रायंगल चौड़ा करता जा रहा हूँ, एंगल ऑफ प्रिज्म भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और फाइनली ये नीचे से तो पैक नहीं है, तो इसमें नीचे से भी ये पैक होता है, तो वो उसका बेस कहलाता है। तो अगर यहाँ पर इसको मैं डिस्क्राइब करूं तो फर्स्ट फेस ये वाला फ्रंट का ट्रायंगुलर फेस, सेकंड सरफेस ट्रायंगुलर सरफेस बैक वाली, थर्ड सरफेस इंक्लाइन सरफेस, फोर्थ सरफेस इंक्लाइन सरफेस, और फिफ्थ सरफेस ये जो बेस दिख रहा है आपको रेक्टेंगुलर शेप का, तो ये फिफ्थ जो नीचे का आपको नजर आ रहा होगा वो फिफ्थ सरफेस। 5 सरफेसेस से मिलकर के बना है, जिसमें से 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं और 2 इंक्लाइन सरफेस और 1 बेस जो रेक्टेंगुलर शेप का है। सो दिस एंगल फ्रंट से जब देखते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रायंगुलर शेप सेम ही रहेगा, इसको बोला जाता है एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, दिस सरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक इसी तरह से ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये वाले। तो लाइट इन दो सरफेसेस पर हिट होंगी और इसी से बाहर निकलेंगी। कैसे होंगी आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई लाइट का सोर्स टॉर्च वगैरह रख दूं, तो लाइट ऐसे यहाँ पर इसमें से एंटर करेगी और फाइनली इसमें से ऐसे बाहर निकलेगी, ऐसे। तो इसको अगर मैं इंसिडेंट रे बोल रहा हूं तो ये मेरी फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे। इस फाइनल रिफ्रैक्टेड रे को हमने एक और नाम दिया हुआ होता है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट इसलिए बोल रहे हैं कि जो रे फाइनली इमर्ज हो जाए, है ना, शॉर्ट में इसको ER लिख देते हैं, इमर्जेंट रे। ठीक है, तो यहां से निकली और फिर अंदर कुछ हुआ, कुछ क्या होगा, अंदर रिफ्रैक्शन ही हुआ होगा, वो अभी हम देखेंगे कि अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो इस तरीके की ये इसकी सिचुएशन है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। तो अब हम करते हैं मेन। अब जब हम रिफ्रैक्शन करेंगे ना, तो बेसिकली अब ये तो 3D व्यू है, बार बार ऐसे 3D व्यू बनाएंगे तो बड़ी टिपिकल सिचुएशन रहती है। तो हम क्या करते हैं, जब फ्रंट में से, बिल्कुल फ्रंट में से हम देखेंगे तो हमको ये दोनों ही जो इंक्लाइन सरफेस है वो नजर नहीं आ करके, बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा होगा, ये ट्राइंगल का फेस। यानी कि ना तो ये दिख रही है ना ये दिख रही, तो हम सिर्फ दिखाएंगे, ऐसे करेंगे यहाँ पर। तो अब देखो मेरा जो फिंगर है वो एक्चुअल में यहाँ पर है, लेकिन आपको कहां पर दिख रहा है, इस ट्राइंगल के फेस पर दिख रहा है, ट्राइंगल की इस वन ऑफ द साइड पर नजर आ रहा है। एक्चुअल में मेरी फिंगर कहां है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर। दिखेगा कैसे, जब मैं फ्रंट से डायग्राम बनाऊंगा ट्राइंगल पे। तो यही चीज हम करने वाले हैं। सो देखिएगा कि कैसे कर रहे हैं। तो आई एम गोना रब इट, है ना। और जब भी अब रिफ्रैक्शन करेंगे सिर्फ फ्रंट ट्राइंगुलर फेस बनाएंगे और उसके थ्रू हम रिफ्रैक्शन को समझाएंगे। तो अब बनाते हैं साहब हम। सो लेट्स सपोज ये हमारा प्रिज्म हो गया 2D में, है ना। वो 3D व्यू था, ये 2D व्यू। ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। तो एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एक लाइट इंसिडेंट होगी यहां पर, मान लिया ये दिस इज द इंसिडेंट रे। एक्चुअल में कहां पे इंसिडेंट होगी, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो दिखेगी तो हमें यहीं पर,
हमने ये करवाया, इसको बोल दिया इंसिडेंट रे। ठीक है, जहां पे भी ये हिट होती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, और उस पर जब भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल जाए आपको हमेशा एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बहुत से बच्चे नॉर्मल का मतलब ये लाइन मानते हैं, नहीं, दिस इज नॉट द नॉर्मल लाइन। क्या ये परपेंडिकुलर नजर आ रही है? नहीं है ना, परपेंडिकुलर तो क्या होगी, ये वाली लाइन। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। हमेशा नॉर्मल लाइन का मतलब वो लाइन जो सरफेस, जिस सरफेस पे बना रहे हो उससे परपेंडिकुलर हो। इन चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। सो मैंने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इस नॉर्मल को नाम दे दिया n1, और इस पॉइंट को बोल दिया साहब मैंने, मान लीजिए ये O, ये P पॉइंट। P पॉइंट पर इंसिडेंस हुई, जानी चाहिए थी सीधी अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो। अब ये लाइट बाय डिफॉल्ट कहां से आ रही है, एयर से, यानी कि बाहर जहां से इंसिडेंट आ रही है वहां एयर है, और एयर, और ये बना हुआ है ग्लास का। एयर के रेस्पेक्ट ग्लास और एयर में कौन रेयर कौन डेंसर, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम वो रेयर। तो एयर इज द मोस्ट रेयरेस्ट मीडियम, तो रेयर मीडियम आपका एयर हो गया, और डेंसर मीडियम कौन हो गया, ग्लास। इसका मतलब लाइट कहां से कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, रेयर टू डेंसर। हमने सीख रखा है कि जब भी लाइट रेयर टू डेंसर के अंदर जाएगी तो रिफ्लेक्शन विल अकर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे P पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा, एंड द लाइट रे, ये इसकी मतलब एक्चुअल रे होती है। अगर डेविएशन नहीं होता तो ये रे एक्चुअल होती, लेकिन ये इससे बेंट हो गई, डेविएट हो गई। किधर डेविएट हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कौन, ये रहा n1, ये वाली जो n1 वाला नॉर्मल है ना, जो इस सरफेस के साथ ऐसे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे, तो इससे बैंड इधर की तरफ हो गई। ये देखिए, ये ऐसी जानी चाहिए थी लेकिन बैंड इधर हो गई, तो ये आपकी कहलाई फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे। फर्स्ट क्यों बोल रहा हूं, अभी रीजन समझ में आ जाएगा। देखिए ये फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे कहां पर हिट हुई, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस Q पर। इसका मतलब अब एक और बार रिफ्रैक्शन होना है, क्योंकि अभी तो इधर की तरफ इंसिडेंट हुई थी, अब ये अंदर के अंदर ही दूसरी सरफेस पे जाकर के हिट हुई है। तो अब ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है वो इस Q पॉइंट के लिए एक तरीके से सेकेंड इंसिडेंट रे का काम करेगी। अगर इसको फर्स्ट इंसिडेंट रे बोल दूं तो Q पॉइंट के लिए जो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये खुद किसका काम कर रही है, इंसिडेंट रे का। अब जानी चाहिए ये सीधी, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे जाती बिल्कुल उससे, लेकिन हमें पता है फिर से यहां पर मीडियम में डिफरेंस है। ये कौन सा मीडियम चल रहा है, डेंसर। क्यों चल रहा है, ग्लास। बाहर वापस कौन सा मीडियम है, एयर। तो एयर और ग्लास, तो ग्लास डेंसर कहलाएगा, ये रेयर। और हमें पता है अब जो रिफ्रैक्शन Q पॉइंट पे होगा वो डेंसर टू रेयर, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो अवे मुझे नॉर्मल भी तो बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने एक नॉर्मल लाइन बना दी साहब, दिस इज आर नॉर्मल N2। तो ये इधर की तरफ लूंगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल कहलाएगा, मुझे तो इस नॉर्मल से दूर लेके जाना है, यानी कि इधर बेंड कर रहा हूं, तो मैंने डेविएशन कुछ ऐसे करवा दिया। सो ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे 2, और इसी रिफ्रैक्टेड रे 2 को ही हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि फाइनली बस अब यही बाहर आई है, इमर्जेंट रे। इस रिफ्रैक्शन, अच्छा इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ, ये वाला, इसको बोल दिया मैंने I, ठीक है। फिर ये वाला नॉर्मल चल ही रहा है, ये वाली लाइन नॉर्मल की चल रही है, तो ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे 1, इनके बीच का एंगल R। अब क्योंकि यहां दो बार हो रहा है तो उसको मैंने R1 लिख दिया, अंदर वाला एंगल क्या है, R1, ठीक है। अगर वहां दिख नहीं रहा हो तो यहां लिख देता हूं, ये R1 इज द एंगल बिटवीन फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल N1, इनके बीच का एंगल R1 हो गया, ठीक है। ओके, अब ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है वो यहां पे हिट हुई, तो ये इसका एक तरह से
क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको चाहो तो आप, यहां पे मैंने आई लिख रखा है, तो या तो आप I1 I2 लिखो, या फिर इसको आई लिख रहे हो उसका R1 लिख रहे हो, तो ये R2 लिख दो। R2 इज नथिंग बट बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो आप I2 लिख सकते हो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां आप बस मेंशन कर दें कि R2 है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट Q बाय या फॉर रे PQ। ठीक है, अच्छा इसमें आई रह गया था, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पर, एट पॉइंट कहां पर, P, और ये किन किन के बीच में है, एंगल बिटवीन फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल N1। ठीक है, आप चाहो तो इसको इंसिडेंट रे 1 लिख दो, या IR1 लिख देता हूं। ठीक है, और इसी तरह से ये क्या है, किस किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन PQ एंड N2, इनके बीच का एंगल है। ठीक है, सो PQ किसका काम कर रही है, यहां पर सेकेंड इंसिडेंट रे का है, रिफ्रैक्टेड रे 1, यही किसका काम कर रही है, सेकेंड इंसिडेंट रे का। फिर इसके बाद ये भी तो एक तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन एंगल, और क्योंकि ये इमर्जेंट रे है इसलिए इसको हम बोल देते हैं एंगल E। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, और यहां पे एंगल E मेंशन कर देते हैं। व्हाट इज E, वेयर एंगल E इज इमर्जेंट एंगल, नाम तो क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल, बट बेसिकली ये है क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, इसका मतलब, और ये किस किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट रे, इनके बीच का एंगल है E। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। 100% इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, डायग्राम मैक्सिमम 100% बोल लो या 99% बोल लो, आता ही आता है डायग्राम। कितनों को रिफ्रैक्शन थ्रू ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें एक चीज और बताई जाती है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। थोड़ी मैं इसको छोटा लिख देता हूं, RR1 रिफ्रैक्टेड रे 1। ये जो फर्स्ट इंसिडेंट रे थी, जिसको हम बोल सकते हैं एक्चुअल इंसिडेंट रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे ही हमारी क्या कहलाएगी, एक्चुअल इंसिडेंट रे। तो अगर वो डेविएट नहीं होती तो ऐसे सीधी जाती, और ये हमारी, तो ये एक्चुअल फर्स्ट इंसिडेंट रे, और ये हमारी फाइनल इमर्जेंट रे, ये इनिशियल इंसिडेंट रे, ये फाइनल। इनिशियल एक्चुअल इंसिडेंट रे और फाइनल के बीच में जो एंगल बना, ये वाला, इसको पीछे प्रोड्यूस कर दिया, तो इसके साथ ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल D is known as एंगल ऑफ डेविएशन। क्यों बोलते हैं साहब व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? कोई भी एक्चुअल रे अगर वो रिफ्रैक्ट नहीं होती तो कैसी जाती, और रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पास से जिस एंगल पे डेविएट होती है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो कहोगे कि सर ये तो रिफ्लेक्शन तो पहले ही हो गया, बिल्कुल ठीक। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, तो ये पहली बार में ही जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन यहां से ये इधर डेविएट हो गई, तो ये जो एंगल बना इसको D1 बोल सकते हैं।
फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन। इसको D1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है तो 2 बार डेविएट हुई है। फिर ये D1 हो गया। अब ये सेकेंड इंसिडेंट जो रिफ्रैक्टेड रे 1 है वही किसका काम कर रही है? सेकेंड इंसिडेंट रे का। अब ये इंसिडेंट रे जानी चाहिए थी इस डॉटेड लाइन के अलोंग, लेकिन ये अपने पाथ से इतने एंगल पर डेविएट हो गई। सो इसको हमने क्या बोल दिया? D2। तो ये सेकेंड एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। अगर ध्यान से देखो तो ये थी एक्चुअल इंसिडेंट रे, फिर पहले ये एक्चुअल इंसिडेंट रे थी ये वाली, है ना, ये मैंने मार्कर पकड़ लिया इसके लो। फिर इससे पहले ये डेविएट ऐसे हुई और फिर एक सेकेंड, ये देखिए ये है मेरी एक्चुअल इंसिडेंट रे, थी ऐसी, पहले डेविएट ऐसे हुई ऐसे और फिर फाइनली डेविएट ऐसे हो गई। तो ध्यान से देखिए पहले डेविएशन ये, तो इन मेरे हाथ और इस वाले के बीच का एंगल D1, फिर ये इधर हो गई सेकंड डेविएशन, इससे ये तो D2, लेकिन इनिशियल से ये जो टोटल डेविएशन है उसको एंगल ऑफ D बोल रहे हैं, यानी कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्लियरली इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसके बराबर होना चाहिए? D1 प्लस D2 के। कि अगर ये 30 डिग्री था और ये मान लीजिए 40 डिग्री था तो D कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। समझ में कितनों को अच्छे से आ गई ये बात?